की विशेषताएं, इस तरीके से टॉपिक दिए गए होते हैं। लेकिन हम किताब पढ़ने तो आए नहीं हैं कि हमें किताब पढ़नी है, हमें पॉलिटी पढ़ना है और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से ही पूछे जाते हैं। प्री में 99% क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं। इसलिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी समझ हमने टॉपिक वाइज कर ली, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी हमने पढ़ लिए, तो कभी कभी 90% क्वेश्चन सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, कभी कभी 99% तक क्वेश्चन सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं। मोर देन 90% क्वेश्चन हमें सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी समझ हो गई तो पॉलिटी का बेड़ा पार के लिए, और बाकी जो करंट के इश्यूज हैं अगर हमने उनको भी समझ लिया तो मेन में बेड़ा पार। तो अब किस ऑर्डर में पढ़ना है हमें पॉलिटी, उसी ऑर्डर को हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये इंट्रोडक्शन है, हम लोगों का जो सत्र है ये परिचय है, इंट्रोडक्शन है। फिर कुछ मूलभूत संकल्पनाएं पढ़ेंगे हम लोग, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जैसे अभी हमने पढ़े कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है, स्टैट्यूटरी क्या होता है ना, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है, ये सारे शब्द हमने पढ़े। अब इन सारे शब्दों को हमें हमेशा दिमाग में रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने अभी बताया 2025 का जो प्री का एग्जाम हुआ उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था है, पूछ लिया गया। तो संवैधानिक है, असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर। तो एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने आज ही समझा दिया जो 2025 में आया है, जबकि अभी इंट्रोडक्टरी क्लास है। ऐसे ही छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट पर सवाल आते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो फिर विजय मिलना तय है। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा फोकस्ड रहना पड़ेगा क्लास में। अगर आप, ज़्यादातर बच्चे मैं देखता हूँ चैट में बिजी रहते हैं, तो फिर इस बात की संभावना है कि आप बहुत सारी चीज़ें लूज कर जाओ, इस बात की संभावना रहती है। इसलिए बी फोकस्ड इन क्लास में फोकस्ड रहिए, कॉन्सेप्ट समझते रहिए। बाकी क्वेश्चन पूछने के लिए तो मैं अपॉर्चुनिटी सारी दूंगा आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे हम लोग। सरकार क्या होती है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि भाई सरकार के बारे में पढ़ेंगे हम, पॉलिटी का मतलब है भारत की सरकार के बारे में पढ़ेंगे। तो अब भारत की सरकार के बारे में पढ़ेंगे तो भारत क्या है, एक देश है, भारत एक राष्ट्र भी है ना। तो भारत एक देश है, भारत एक राष्ट्र है, इसका मतलब क्या होता है, देश का मतलब क्या होता है, राष्ट्र का मतलब क्या होता है, जानना चाहिए हमें। क्वेश्चन आता है, पूछा गया है, तो हम लोग पढ़ेंगे। राज्य भी होता है, राज्य का मतलब क्या होता है। फिर सरकार है, भारत सरकार के बारे में पढ़ना है। तो सरकार क्या होती है, सरकार किसे कहते हैं। सरकार व्यापक अर्थों में होती है, संकुचित अर्थों में होती है। सरकार क्या है, शासन क्या है, प्रशासन क्या है, नौकरशाही क्या है, बेसिक से छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चन आते हैं। हम कहते हैं आज की हमारी जो सरकार है वो एक कल्याणकारी सरकार है। अभी परसों बजट आया ना, हम कहते हैं बजट में एक वेलफेयर गवर्नमेंट का टारगेट रखा गया। सरकार वेलफेयर गवर्नमेंट के उद्देश्य को आगे बढ़ाने वाली है। तो वेलफेयर गवर्नमेंट कहते किसे हैं? कल्याणकारी सरकार होती क्या है। तो ये छोटे छोटे से जो कॉन्सेप्ट हैं, जिनको वैसे तो पूरी पॉलिटी कॉन्सेप्ट से इनरिच्ड है, समृद्ध है, और पूरे पॉलिटी में हम लोग कॉन्सेप्ट, अंतिम दिन तक हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। जिस दिन जो टॉपिक लेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो आगे नहीं पढ़ेंगे उनको शुरुआत में हम लोग पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, संविधान किसे कहते हैं, संविधान है तो संविधानवाद क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। इसी संविधानवाद से जुड़ा हुआ है, इसी संविधान से जुड़ा हुआ एक शब्द है संवैधानिक नैतिकता। पिछली बार क्वेश्चन आया है संवैधानिक नैतिकता में, 2025 में मेन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है, संवैधानिक नैतिकता क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है। ऐसे तमाम छोटी छोटी सी बातें, मूलभूत संकल्पनाएं। फिर जब भारत के संविधान की विशेष के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग संविधान की विशेषताएं भी पढ़ेंगे। संविधान मतलब भारतीय संविधान की विशेषताएं। अब जब संविधान की विशेषताएं पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं हम लोग, जैसे भारत का संविधान विश्व का विशाल संविधान है, ग्रहीत संविधान है, तमाम सारी बातें। लेकिन इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये सब तो बहुत छोटी छोटी सी बातें होती ही हैं, विशालतम, ग्रहीत, संविधान। लेकिन दो बड़े कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, जैसे शक्तियों का पृथक्करण है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है। सेपरेशन ऑफ पावर्स पर क्वेश्चन प्री में भी पूछे गए हैं, मेन एग्जामिनेशन में भी पूछे गए हैं। संसदीय प्रणाली है, हमारी जो शासन प्रणाली है, जिसमें एक राष्ट्रपति होता है, एक प्रधानमंत्री होता है, राज्यों में राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने जानते हैं, हम लोग देखते हैं न्यूज़पेपर में, इतनी तो समझ ही है, देश में रहते हैं। तो संसदीय प्रणाली क्या है, हमारे देश में क्यों अपनाई गई है,
इसके अपोजिट क्या होती है? अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है, जैसे अमेरिका में अपनाई गई है। दोनों प्रणालियों की विशेषताएं क्या होती हैं, गुण दोष क्या होते हैं, हमने संसदीय प्रणाली क्यों अपनाई, क्यों अध्यक्षात्मक नहीं अपनाई, तमाम सारी बातें, कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, एनालिसिस भी पढ़ेंगे, अमेरिका और भारत से तुलना भी करेंगे, ब्रिटेन और भारत की संसदीय प्रणाली की तुलना करेंगे। तो संविधान की जब विशेषताएं पढ़ेंगे तो इन विशेषताओं में अन्य देशों के संविधान के साथ तुलना भी करते चलेंगे, नोट के साथ। जहां जहां हमने बताया जो रेलेवेंट कंपैरिजन है केवल उन्हीं को, इनरेलेवेंट कंपैरिजन नहीं करेंगे हम लोग। जो रेलेवेंट कंपैरिजन है उन रेलेवेंट कंपैरिजन को हम लोग पढ़ते चलेंगे। अन्य देशों के संसदीय प्रणाली जैसे मैंने बताई, शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ेंगे, तो अमेरिका में कैसा है, ब्रिटेन में कैसा है, भारत में कैसा है, तीनों पढ़ेंगे। तो जहां जहां तर्क संगत तुलनाएं हैं वो हम लोग करते चलेंगे। अब ये एक सेगमेंट कंप्लीट करने के बाद हम लोग एक प्रश्नोत्तर सेशन कंडक्ट करेंगे, प्रश्नोत्तर सत्र होगा। इस प्रश्नोत्तर सत्र में, क्वेश्चन आर सेशन में हम लोग समझेंगे कि भाई कैसे मेन एग्जामिनेशन में आंसर लिखना है। जो अब तक टॉपिक हो चुके हैं, हमने बताया शुरू में कि हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो एक टॉपिक ये कंप्लीट हो गया, इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्री और मेन, उसको लेकर के आएंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। एक दिन केवल यही करेंगे, पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। इसके बाद इसके बाद अगले टॉपिक पर शिफ्ट करेंगे। इतना करने के बाद फिर अगला टॉपिक होगा हमारा भारत सरकार। इसको संविधान में कहते हैं संघ की सरकार, बोलचाल में कहते हैं केंद्र की सरकार, ऐसे कहते हैं, नाम अलग अलग होता है, क्यों कैसे अलग अलग नाम है सब बताएंगे आगे। क्यों संघ कहते हैं, क्यों केंद्र कहते हैं भारत सरकार को, कहां संघ लिखा है कहां केंद्र लिखा है, सब बताएंगे। तो भारत सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार से अध्ययन की शुरुआत करेंगे हम लोग। इसके बाद इतना पढ़ने के बाद फिर हम लोग भारत सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या भारत सरकार या संघ सरकार के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, सरकार के 3 अंग होते हैं। एक मोटी मोटी सी बात हम लोग जानते हैं, एक है विधायिका यानी संसद, एक है कार्यपालिका और तीसरी है न्यायपालिका। तो जब हम सरकार पढ़ते हैं तो सरकार के क्यों 3 अंग होते हैं, ये सब पढ़ेंगे आगे, कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। तो सरकार के इन तीनों अंगों के बारे में जानकारी अलग अलग विस्तार से ली जाएगी। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं, सरकार के इन्हीं अंगों से आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले सरकार के इस अंग में हम लोग संघ की कार्यपालिका पढ़ेंगे, यानी भारत सरकार की कार्यपालिका, क्योंकि 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो संघ की कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे। संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति, इसलिए राष्ट्रपति से शुरुआत होगी। राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति कैसे पद से हटाया जाता है, महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति की क्या शक्तियां होती हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, फ्रांस में कैसे चुना जाता है, भारत से उसकी क्या तुलना है, ये सब पढ़ेंगे विस्तार से। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है, प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां हैं, गठबंधन की सरकार आती है, जैसे अभी तक एक दल की बहुमत वाली सरकार थी, केंद्र में एक दल को बहुमत मिला हुआ था, लेकिन 2024 में जब इलेक्शन हुआ तो किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला। तो अगर बिना किसी एक दल की बहुमत वाली सरकार बनती है तो उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, आगे बताएंगे। तो गठबंधन की सरकारों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबकी भूमिका चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है पढ़ेंगे हम लोग आज की करंट से जोड़ करके। तो हमने पहले ही बता दिया है कि करंट भी साथ साथ कनेक्ट करते चलेंगे, आज तक का एग्जाम्पल दिया ही है मैंने आपको। तो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ये संघ की कार्यपालिका से रिलेटेड ये प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, इन सबको पढ़ेंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, वो भी पढ़ेंगे। जैसे ये 5 अंग तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, गैर संवैधानिक प्रावधान है। जैसे अभी हमने बताया कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल कहते हैं, कैबिनेट समितियां यानी मंत्रिमंडल समितियां भी कहते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, कैबिनेट समितियां यानी मंत्रिमंडल समितियां भी कहते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय,
कैबिनेट सचिवालय, ये सब काम कर रहे हैं वर्तमान समय में। आप जब नौकरी पाओगे तो इन्हीं सब में जाओगे। केंद्रीय सचिवालय, आप जब आईएएस बनोगे तो आपकी तैनाती होगी, प्रधानमंत्री कार्यालय में होगी, कैबिनेट सचिवालय में होगी, केंद्रीय सचिवालय में होगी, कहीं न कहीं तो होगी। जैसा काम आप करोगे वैसा ही, उसके मुताबिक। तो जब भारत सरकार पढ़ेंगे, तो भारत सरकार में जब भारत सरकार की कार्यपालिका पढ़ेंगे तो पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। संविधान में जो लिखा है वो भी, जो संविधान में नहीं लिखा है वो भी, गैर संवैधानिक प्रावधान है। तो कैसे गठित होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारी बातें विस्तार से पढ़ी जाएंगी। ये कार्यपालिका हो गई। इसके बाद फिर संघ की संसद होगी। हर देश की अपनी एक विधायिका होती है, उस विधायिका के अपने अलग अलग नाम होते हैं। जैसे हमारे देश का विधानमंडल संसद कहलाता है। अभी संसद की, हर देश की अपनी एक विधायिका होती है, उस विधायिका के अपने अलग अलग नाम होते हैं। जैसे हमारे देश का विधानमंडल संसद कहलाता है। अभी संसद की बैठक शुरू हुई है 4-5 दिन पहले ना, देखा होगा आपने। 1 फरवरी को संसद में बजट पेश किया गया है। देश का विधानमंडल संसद कहलाता है। अभी संसद की बैठक शुरू हुई है 4-5 दिन पहले ना, देखा होगा आपने। 1 फरवरी को संसद में बजट पेश किया गया है, ये भी देखा होगा आप लोगों ने। तो 2 दिन पहले अभी बजट पेश किया गया है। यानी संसद की बैठकें बुलाई जाती हैं, संसद में कामकाज होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि भाई संसद बनती कैसे है, संसद की बैठकों में कामकाज कैसे होता है। संसद कानून बनाने वाली संस्था है, मोटे तौर पर जानते हैं हम कैसे कानून बनते हैं। अब बजट भी तो संसद में पेश किया गया, इसका मतलब है कि संसद को बजट भी पारित करना है, तो संसद में बजट कैसे पारित होंगे, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे यहाँ पर। संसद संविधान संशोधन भी करती है, तो संसद की संरचना कैसे निर्मित होती है, संसद कार्य कैसे करती है, संसद की प्रक्रिया कैसे चलती है। प्रक्रिया का मतलब है विधि निर्माण कैसे करती है संसद, कानून कैसे बनाती है, बजट कैसे पारित करती है, इत्यादि इत्यादि। और संसद से संबंधित तमाम मुद्दे भी होते हैं, इश्यूज भी होते हैं। उन इश्यूज में जैसे दल बदल पढ़ेंगे हम लोग, दल बदल पढ़ेंगे कि भाई दल बदल से रिलेटेड संसदीय विशेषाधिकार हैं, संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार हैं। पेपर पढ़ते हो, वैसे तो आईएएस बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बन सकते। अगर पेपर पढ़ा होगा तो पेपर में खबर छपी है कि भाई जब बजट सत्र, जैसे प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र शुरू हुआ तो राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण दिया, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होती है। चर्चा के दौरान जब अभी नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे तो जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर, उन्होंने कहा कि भाई आप नियम के विरुद्ध बोल रहे हैं, जो आप कह रहे हैं नियम इसकी इजाजत नहीं देता। क्योंकि नियम यह है कि अगर आप किसी व्यक्ति का नाम लेकर के कुछ बोल रहे हैं तो पहले इसके लिए सदन में लिखित नोटिस देनी पड़ती है, अन्यथा नाम लेकर आप नहीं बोल सकते। यह सदन के नियम में लिखा है। तो आपने पहले नोटिस नहीं दिया है, पहले आप नोटिस दीजिए फिर बोलिए। अगर आप पेपर पढ़ते हो तो पेपर में ये सारी बातें आती रहती हैं, इसीलिए मैंने कहा पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है आईएएस बनना है तो संसद का नियम क्या है, कौन सा नियम चर्चा में आ गया, किस नियम का उल्लंघन हो गया, इस तरीके की चीजें चर्चा के केंद्र में रहती हैं, सवाल पूछे जाते हैं उस पर यदा कदा। तो मुद्दे पढ़ेंगे हम लोग, और भी तमाम मुद्दे हैं इसमें, इत्यादि इत्यादि लिख दे रहे हैं हम। संसद का पतन है, विपक्ष की भूमिका है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। संसदीय समितियां हैं, संसद अपने सारे कामकाज समितियों के माध्यम से करती है, तो संसद की समितियां हैं, इन सब के बारे में जो अध्ययन होगा ये संसद के अंतर्गत किया जाएगा। आप देखोगे प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन आपको कराएंगे, या आप अगर क्वेश्चन देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको भारत सरकार और राज्य सरकारों से मिलाकर ही मिल जाते हैं। इसलिए भी हमने शुरुआत में ये क्रम बनाया है कि पहले हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पहले हम सरकारों के बारे में पढ़ लेते हैं, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रावधान है फिर उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे। तो संसद हो गया। अब न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय है, तो सर्वोच्च न्यायालय थोड़ा आगे शिफ्ट करके पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका में हम लोग राज्यपाल पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे, और महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे।
एडवोकेट जनरल होता है। ये संविधान में बातें लिखी गई हैं। इसके अलावा राज्य में एक मुख्य सचिव होता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है मुख्य सचिव पर। अब देखो, मुख्य सचिव संविधान में नहीं होता, लेकिन मुख्य सचिव पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जहां जहां जो बातें संविधान में नहीं है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। मुख्य सचिव, राज्य का सचिवालय होता है। आप जिस राज्य में हैं, किसी न किसी राज्य में रह रहे होगे, जिस राज्य में रह रहे हो उस राज्य में एक सेक्रेटरिएट होगा, सचिवालय होगा, वही आपके पूरे राज्य का प्रशासन चला रहा है। और जो कैबिनेट सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय मैंने लिखा है, यही पूरे देश का प्रशासन चला रहा है। और आपके यहाँ शिक्षा विभाग होगा, स्वास्थ्य विभाग होगा ना आपके जिले में। उन सबका एक निदेशालय होता है, उन सबका एक निदेशालय होता है। इसी सचिवालय और निदेशालय से आपके पूरे राज्य का प्रशासन चलता है। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, सब ऐसे ही काम करते हैं, इसी के अधीन काम करते हैं। तो जानना तो चाहिए हमें, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलेगी तो इसी में काम करना पड़ेगा। और ये पता ही नहीं है तो सरकारी नौकरी मिलने का फायदा क्या फिर? अब मिलेगी भी नहीं पता इसके बारे में। तो ये बेसिक सी बातें हैं। राज्य का विधानमंडल भी होता है। जैसे केंद्र का विधानमंडल संसद है, ऐसे राज्यों का विधानमंडल होता है। उसकी अपनी संरचना है, उसके अपने कार्य हैं, उसकी अपनी प्रक्रियाएं हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस तरीके से भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों का एक साथ अध्ययन करेंगे। और जब भारत सरकार और राज्य सरकार की कार्यपालिका और विधायिका का अध्ययन कर लेंगे, तो फिर हम लोग दोनों की न्यायपालिका एक साथ पढ़ेंगे। क्यों और कैसे, ये आपको बाद में समझाऊंगा। हम लोग उसकी अपनी प्रक्रियाएं हैं, तो इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस तरीके से भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों का एक साथ अध्ययन करेंगे। और जब भारत सरकार और राज्य सरकार की कार्यपालिका और विधायिका का अध्ययन कर लेंगे, तो फिर हम लोग दोनों की न्यायपालिका एक साथ पढ़ेंगे। क्यों और कैसे, ये आपको बाद में समझाऊंगा। हम लोग अभी कुछ बात तो समझ लेते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी होगा। हम लोग अभी सरकार और राज्य सरकार की कार्यपालिका और विधायिका का अध्ययन कर लेंगे, तो फिर हम लोग दोनों की न्यायपालिका एक साथ पढ़ेंगे। क्यों और कैसे, ये आपको बाद में समझाऊंगा। हम लोग अभी कुछ बात तो समझ लेते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। इस इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय, इसको उच्चतम न्यायालय कहते हैं हम, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, कैसे इनकी संरचना निर्मित होती है, कार्य क्या है इनके, इन सब के बारे में, शक्तियां, कार्य या शक्तियां क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और न्यायपालिका से जुड़े हुए मुद्दे ढेर सारे हैं। जैसे कौन कौन से मुद्दे हैं न्यायपालिका से जुड़े हुए, उन मुद्दों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कॉलेजियम है, इस बार भी क्वेश्चन आया था। 2025 का जो मेन एग्जामिनेशन है, 2025 के मेन एग्जाम में कॉलेजियम पर क्वेश्चन पूछा गया है। कॉलेजियम पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो कॉलेजियम संबंधी विवाद हम लोग पढ़ेंगे। न्यायालय की अवमानना है, सुना होगा ये शब्द, कि न्यायालय अपनी अवमानना के लिए लोगों को दंड दे सकता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब अपने कंटेम्प्ट के लिए, अपनी अवमानना के लिए लोगों को दंडित कर सकते हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है, कैसे सजा मिलती है, क्यों मिलती है, इन सब के बारे में। पीआईएल सुना होगा शब्द, जनहित याचिका न्यायालय में दायर की जाती है। न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक अतिक्रमण। अभी जब इससे पहले जब न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति गवई, तो उन्होंने कहा न्यायिक सक्रियता तो जरूरी है, लेकिन न्यायिक अतिक्रमण नहीं होना।